तो दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन इज अ डॉक्यूमेंट है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि पेशेंट आज हमारे पास ओपीडी में विजिट किया है, वहाँ पे पेशेंट का जो विजिटिंग टाइमिंग है, डेट वगैरह रहती है, इसके साथ साथ पेशेंट को हम लोगों ने एग्जामाइन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे वाइटल्स वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट को जो क्या क्या मेडिसिन वगैरह दी है, ये सब चीज़ें भी मेंशन होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो पेशेंट कई बार क्या रहता है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा केस पेपर लेके दूसरे डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, या फिर कई बार हम लोग पेशेंट को वहाँ पे कई बार सुपर स्पेशलिटी पेशेंट हॉस्पिटल में वगैरह रेफर कर देते हैं। तो आगे वाले डॉक्टर को क्या रहता है कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो पेशेंट को केस पेपर पे पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त क्या क्या कंडीशन वगैरह पेशेंट की थी, वहाँ पे वाइटल्स वगैरह कैसे कैसे थे, वहाँ पे उसको मेडिसिन वगैरह क्या क्या दी है, या फिर प्राइमरी मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने क्या क्या देने के बाद पेशेंट को वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस वगैरह आए हैं। तो ये इन शॉर्ट में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में रहता है कि आगे वाले डॉक्टर्स को समझ में भी आ जाते हैं कि वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन ऐसे ऐसी थी, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह ऐसे ऐसे दिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़रा से एक प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह बनाने में वहाँ पे उनको एक आइडिया आ जाती है। तो ये इन शॉर्ट में पेशेंट क्या रहता है कि ये पेशेंट का ही जो हम लोगों ने एग्जामिन वगैरह करने के बाद जो ट्रीटमेंट वगैरह देने के बाद ये प्रिस्क्रिप्शन क्या रहता है, फिर एक डॉक्यूमेंट की टाइप में रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्यूमेंट्री टाइप में, ठीक है। कई बार मेडिको लीगली भी हमारे को हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि एट दैट टाइम पेशेंट की वाइटल्स वगैरह ऐसे ऐसे थे, इसलिए डॉक्यूमेंट्री टाइप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों आइडियल केस पेपर कैसा रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आइडियल केस पेपर कैसा रहना चाहिए, वहाँ पे पेशेंट्स का नाम, ये सब चीज़ें कौन सी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे केस पेपर में हमारे जो हम लोग जो विजिटिंग डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल का नाम वगैरह होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केस पेपर पे हमारे हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए या फिर क्लिनिक का नाम होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर क्लिनिक का, इसके साथ साथ टाइमिंग ऑफ क्लिनिक वगैरह डॉक्टर्स की, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर्स का फुल नेम आना चाहिए यहाँ पे। इसी के साथ साथ वहाँ पे डॉक्टर्स की डिग्री क्या है, इसी के साथ साथ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेडिको लीगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कई बार हमारे सोसाइटी में बोगस डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, जो हमारे बोगस डॉक्टर्स वगैरह, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे डॉक्टर्स के नाम वगैरह लगा के प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, कहीं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं रहता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो डिग्री वगैरह ली है हमारे यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या क्या रहता है, ये सब चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से मेंशन होना मेरे को लीगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे हमारे केस पेपर में पेशेंट का जो नाम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये पेशेंटों का इसी तरह से नाम वगैरह होना चाहिए, इसी के साथ साथ डेट, टाइमिंग और पेशेंट का एज, सेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। पेशेंट का वेट और पेशेंट नॉन केस वगैरह कुछ है क्या, ये सब पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे मेंशन होना जरूरी है हमारे केस पेपर पे। इसी के साथ साथ पेशेंट को कुछ एलर्जी वगैरह है क्या, ये सब भी वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है पेशेंट समझो सल्फर ड्रग्स का वगैरह एलर्जी वगैरह है, तो कई बार पेशेंट को सल्फर समझो या ऐसे पेशेंट को कुछ एलर्जी वगैरह रहती है, तो आगे डॉक्टर्स को वगैरह समझ में आता है कि बाबा कुछ वहाँ पे पेशेंट को सल्फर ड्रग्स की एलर्जी वगैरह है, तो डॉक्टर्स वगैरह जो आगे वाले डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वगैरह कई बार ये ऐसे पेशेंट में वगैरह ज़रा एलर्जी वगैरह रहती है, तो हम लोग वहाँ पे ये सब ड्रग्स वगैरह अवॉइड करते हैं दोस्तों वहाँ पे कई बार, ठीक है। इसी के साथ साथ पेशेंट में जो वाइटल साइंस वगैरह है पेशेंट के, ये वाइटल साइंस वगैरह भी यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है वहाँ पे। एटलीस्ट हमारे केस पेपर पे दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को जो पल्स रेट है, बीपी है, सैचुरेशन वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन वगैरह हम लोगों ने क्या क्या किए हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एट लास्ट में पेशेंट को समझो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मेडिसिन वगैरह पेशेंट को ये समझो एडवाइस की है, ठीक है। हम लोगों ने समझो यहाँ पे पेशेंट को कुछ मेडिसिन वगैरह एडवाइस की है, या फिर वहाँ पे कई बार समझो वहाँ पे हम लोगों कुछ लैब टेस्ट वगैरह पेशेंट को समझो एडवाइस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कई बार पेशेंट हमारे पे डॉक्टर्स पे ब्लेम लगाते हैं कि हम लोगों ने तो डॉक्टर्स को बोला था कि आप कुछ उसमें टेस्ट वगैरह करवाने तो करवा लीजिए,
और कई बार समझो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे नहीं लिखा रहता है, तो ये मेडिको लीगली डॉक्टर्स के ऊपर भी आ सकता है दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। समझो पेशेंट को आपको लग रहा है कि LRTI वगैरह इस पेशेंट में है, तो आइडियली हम लोगों को LRTI के पेशेंट में चेस्ट एक्सरे वगैरह तो करवाना पड़ता है, तो समझो चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे ये एडवाइस करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एडवाइस करना रहता है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को हम लोगों ने समझो पेशेंट में क्या क्या एडवाइस वगैरह की, ये सब चीज़ें वगैरह आ गया, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को जो आइडियली पेशेंट का नाम, इसी के साथ साथ पेशेंट को जो टाइमिंग है, OPD टाइमिंग, विजिटिंग टाइमिंग क्या क्या रहता है, कौन सी डेट को पेशेंट ने विजिट किया है हमारे पास, ये सब चीज़ें वहाँ पे आइडियली ये सब चीज़ें वहाँ पे आना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बाद में आते हैं दोस्तों यहाँ पे RX शुड कंटेन नेम, एज, डेट, वाइटल, CTC, जो हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से देखा कि ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों RX शुड बी इन क्रोनोलॉजी, ठीक है। RX कैसा रहता है दोस्तों यहाँ पे, क्रोनोलॉजी मेंटेन करना चाहिए। जो हम लोगों ने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद जो हम लोगों ने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है, तो वहाँ पे क्रोनोलॉजी भी पेशेंट की जो ड्रग्स की मेंशन होना जरूरी रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्रोनोलॉजी मेंटेन होना मतलब क्या रहता है दोस्तों वहाँ पे, जो हम लोगों ने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद जो हम लोगों ने उसको डायग्नोसिस बना दिया कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पेशेंट को है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रेस्पिरेटरी साउंड जो हम लोग ऑस्कल्ड करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को रेस्पिरेटरी साउंड में राइट लोअर लोब माइल्ड इंस्पिरेटरी क्रिपिटेशंस वहाँ पे नोट किया था हम लोगों ने, ठीक है। क्या क्या नोट किया था मैंने वहाँ पे, राइट लोअर लोब माइल्ड इंस्पिरेटरी क्रिपिटेशंस वगैरह हम लोग मैंने मतलब यहाँ पे एग्जामिन की थी। तो इसके हिसाब से और पेशेंट को वाइटल साइंस के हिसाब से हम लोगों ने डायग्नोसिस बना दिया है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है। तो दोस्तों यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है, तो हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह यहाँ पे लिख के दी है। तो मेडिसिन का जो क्रोनोलॉजी है दोस्तों, वहाँ पे क्रोनोलॉजी में सबसे पहले एंटीबायोटिक आना चाहिए, बाद में एंटासिड आते हैं, बाद में कुछ समझो एंटी हिस्टामाइनिक्स और फिर एंटीपायरेटिक्स में वगैरह मेडिसिन जो कुछ भी है वो भी वहाँ पे मेंशन वगैरह होनी चाहिए दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे होने चाहिए, और सिरप वगैरह है जो सबसे आखिरी फॉर्म में आने चाहिए दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। इसलिए RX शुड मेंटेन क्रोनोलॉजी, इसलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक आने चाहिए, इसके बाद में एंटासिड, बाद में उसके बाद जो एंटीहिस्टामाइनिक है या फिर एंटीपायरेटिक वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे उसके नीचे होनी चाहिए, और सबसे आखिर में सिरप फॉर्म वगैरह है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने मेडिसिन जो हम लोगों ने दी है यहाँ पे, ठीक है, आप जरा सा अच्छी तरह से नोट डाउन जरा से यहाँ पे देख लेना कि हम लोगों ने मेडिसिन कैसे किस हिसाब से लिखी है मैंने। दोस्तों जो NABS के गाइडलाइन है ना, NABS के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग जो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, वो सब प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। NABS गाइडलाइन के हिसाब से हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कैपिटल लेटर्स में लिखने का फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट को भी समझ में आता है मेडिसिन कौन सी है, और फार्मासिस्ट भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते कि मेडिसिन कौन सी सर ने किस डोज में दी है, फिर कौन सी वगैरह मेडिसिन दी है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ों में पेशेंट और फार्मासिस्ट भी कंफ्यूज नहीं हो जाते दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखना कि कभी भी डॉक्टर्स ने हम लोग वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में BD, TDS, OD, ये मिनोमिक्स वगैरह नहीं आने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। BD, TDS, OD वगैरह ये सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के लोगों को ये पता चलता है, लेकिन पेशेंट हमारा जो समझो नॉन मेडिकल रहता है दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट क्या रहता है, नॉन मेडिकल रहता है, वहाँ पे BD, TDS ये सब चीज़ें पेशेंट को पता नहीं रहता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कभी भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहाँ पे आइडियली उसका क्या रहना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे समझो यहाँ पे टैबलेट मैंने लीनिड एंटीबायोटिक चूज़ किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लीनिड एंटीबायोटिक चूज़ किया है, 600 mg डोज में है, ठीक है। और कब तक लेना है, ये 10 टैबलेट लेना है, मतलब 5 दिनों तक लेना है। कैसे लेना है दोस्तों, यहाँ पे सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है दोस्तों, ठीक है। तो कौन से भी पेशेंट को ये अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि टैबलेट लीनिड है और सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। इस तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, तो ये पेशेंट को भी अच्छी तरह से समझ में आता है कि मेडिसिन कब लेनी है और कब तक मेडिसिन लेनी है, ठीक है। बाद में आता है समझो यहाँ पे एंटासिड, एंटी हिस्टामाइनिक्स, या फिर यहाँ पे फेफेनिल टैबलेट वगैरह दी है मैंने, तो कैसे कैसे लेनी है प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख के दी है। इस तरीके से हम लोगों को ये मेंशन होना चाहिए दोस्तों कि मेडिसिन कितनों दिनों तक लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए और कौन से फॉर्म में लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन की है। इसलिए हमारे आइडियल केस पेपर में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पेशेंट नोन के समझो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन कब से 4 साल से है, ऑन रेगुलर आरएक्स, उसके टैबलेट क्या है दोस्तों, टेलिक्योर 40 OD में लेता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कंटिन्यू एंटी
हाइपरटेंसिव मेडिसिन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने फिर यहाँ पे दोस्तों, कंटिन्यू एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, मतलब पेशेंट को हम लोगों ने एडवाइस भी की है कि आप ये मेडिसिन, आपका जो बीपी की मेडिसिन है या मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है, सो ये प्रिस्क्रिप्शन इस हिसाब से आना चाहिए। और आखिरी, सबसे आखिरी में हमारे डॉक्टर जो आपके डॉक्टर्स की साइंस वगैरह ये यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारा स्टैंप वगैरह भी लगना चाहिए आइडियली दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से समझो हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंशन किया, तो यहाँ पे हमारा मेडिकल लीगली और पेशेंट को भी अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे कैसे लेना है मेडिसिन वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, प्रिस्क्रिप्शन हम लोग पेशेंट को समझ आए इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, प्रिस्क्रिप्शन ये हम लोग पेशेंट के लिए लिख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि पेशेंट को ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोगों ने मेंशन की है, तो वो पेशेंट को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, फॉर ईच ड्रग राइट क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसा क्या है यहाँ पे, फॉर ईच ड्रग राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, डोज, हाउ मेनी डेज ETC, पेशेंट को कैसे कैसे मेडिसिन वगैरह लेना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन कैसा रहना चाहिए दोस्तों, अ गुड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स दैट ही विजिटेड अ गुड डॉक्टर। ये ज़रा सा पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अ गुड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स दैट ही विजिटेड अ गुड डॉक्टर। इसलिए हमारा प्रिस्क्रिप्शन एक आइडियल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मेंशन होने चाहिए, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे देख लिया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्योंकि क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, समझो पेशेंट कई बार हमारे पास OPD में दिखाते हैं, कई बार जो मेडिकल लीगल केसेस वगैरह रहते हैं, MLC केसेस वगैरह रहते हैं, MLC केसेस में वगैरह जो OPD टाइमिंग है, डेट है, विजिटिंग टाइमिंग क्या क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को जो वाइटल साइंस वगैरह है, ऐसे MLC केसेस में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों इसका। इसलिए ये सब चीज़ों प्रिस्क्रिप्शन में कौन से पॉइंट्स वगैरह मेंशन होने चाहिए, इसलिए ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा आइडियल और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा समझो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हड़बड़ी किस बाद में करते हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट हम लोग वेटिंग में है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स वेटिंग में रहते हैं, तो हम लोग हड़बड़ी में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने जाते हैं, तो दोस्तों कई बार ये हमें मेडिकल लीगल या हमारे डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करने के बाद हम लोगों को एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिखने में सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो हम लोगों के 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो लगने दीजिए, लेकिन अच्छी तरह से प्रॉपर मेडिसिन हम लोगों को ये प्रिस्क्रिप्शन फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है और डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।